हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। आज के हमारे वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर में कैसे माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। यह वीडियो या कह सकते हैं यह टॉपिक यूपीएससी के साइंस एंड टेक पोर्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो के कंटेंट्स को पढ़ें, कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। ऑल दिस टॉपिक से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी में नहीं पूछा गया है, बट इन फ्यूचर चांसेस हैं कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाएं। तो चलिए कुछ एमसीक्यूज के सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर्स हम इस चैप्टर को करने के बाद में हम करेंगे। अभी के लिए विल जस्ट रीड द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, which of the following microbes is commonly used as biofertilizer for लेग्यूमिनस क्रॉप्स? लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए इनमें से कौन सा माइक्रोब एक बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज में लिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज एजोला प्ले इन पैडी फील्ड्स? पैडी फील्ड मतलब राइस के फील्ड, चावल के फील्ड। चावल की खेती में एजोला क्या रोल प्ले करता है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a benefit of using biofertilizers in agriculture? एग्रीकल्चर के फील्ड में बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करने का एक कौन सा बेनिफिट इसमें से नहीं है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, phosphate solubilizing bacteria PSB are important in agriculture because PSB phosphate solubilizing bacteria are important in agriculture because देन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? फ्रैंकिया, एक्टिनोराइजल प्लांट, राइजोबियम, लेग्यूमिनस प्लांट, एजोटोबैक्टर, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, नहीं है, इस वीडियो के कंटेंट को पढ़ने के बाद में हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइकोराइजल फंजाई इन प्लांट रूट्स? प्लांट रूट्स में एक माइकोराइजल फंजाई नामक फंजाई पाया जाता है, माइकोराइजल फंजाई। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? देन अ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट है, rhizobium enters into a symbiotic association with cereals like wheat and rice. Second is azotobacter. Azotobacter is a free living nitrogen fixing bacterium found in non-leguminous crop fields. Third है, Frankia forms nodules in actinorhizal plants such as Casuarina and Alnus. Anabina is a cyanobacterium often found in association with Azolla in paddy fields. The next question है, with reference to mycorrhiza, consider the following statements. First, it is a symbiotic association between fungus and plant roots. Second, it enhances plant tolerance to drought and soil-borne pathogens. Third है, arbuscular mycorrhizae improve phosphate uptake in plants. And fourth है, mycorrhiza fixes nitrogen fixation. अब इन स्टेटमेंट के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Then question 9 है, which of the following statements regarding biofertilizers is right? Biofertilizers are living organisms that improve soil fertility by fixing atmospheric nitrogen or solubilizing phosphorus. Second, they can completely replace the use of chemical fertilizers in large-scale agriculture. Third, blue-green algae and azospirillum are examples of biofertilizers. Fourth, biofertilizers are effective only in acidic soil environment.
Then question 10, with reference to phosphate solubilizing microorganisms, consider the following. First, they convert insoluble forms of phosphorus into absorbable forms. Second, Bacillus megaterium and Pseudomonas striata are examples of PSMs. Third, their activity is independent of soil pH. Fourth, PSMs increase the requirement for chemical phosphorus fertilizers. अब इन क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझ आया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए यूजफुल साबित होते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब कैसे ये साबित होते हैं ये हम इस सेक्शन के अंदर समझेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स benefit agriculture by enhancing soil fertility and protecting plants from diseases. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर की फील्ड में बेनिफिट करते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो उसको बढ़ाता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है कई बीमारियों से। ये कैसे करता है समझते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कैसे होता है, चलिए समझते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होती है, N2 गैस। N2 गैस, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो इनर्ट होती है। एक तो ये बहुत लार्ज अमाउंट्स में आप इसको एयर में हमें ये मिलती है, लेकिन ये इनर्ट इन नेचर होती है, यानी कि इजीली रिएक्ट नहीं करती, काफ़ी स्टेबल होती है अपने आप में। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि N और N के बीच में ट्रिपल फॉर्म, N और N के बीच में क्योंकि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, गैस का जो मॉलिक्यूल है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। इसलिए इसको यूज़ कर पाना प्लांट्स के लिए मुश्किल होता है। तो ज़रूरी है कि ये नाइट्रोजन कुछ ऐसे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए जिनको प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक कंपाउंड है NH3, अमोनिया, या NO3 माइनस, नाइट्रेट के कंपाउंड। बेसिकली ये जो कंपाउंड्स हैं ये प्लांट द्वारा आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो N2 का मॉलिक्यूल है वो प्लांट्स द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है या नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है तो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एमिनो एसिड्स का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, सच एज DNA एंड RNA। जो भी DNA जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन के लिए हमें अमीनो एसिड्स चाहिए, और एमिनो एसिड हमें मिलता है नाइट्रोजन गैस से। तो इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो नाइट्रोजन प्रोसेस का, फिक्सेशन का जो प्रोसेस करते हैं, ये किया किसके द्वारा जाता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, कुछ माइक्रोब्स के द्वारा। इन माइक्रोब्स का क्या नाम है? राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, एक्सेट्रा। तो ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए और अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका हम इस सेक्शन में हमारे लिए ज़रूरी है समझना वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाम से पता चल रहा है बायोलॉजिकल, यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही यह काम हो पा रहा है। तो वन सच बैक्टीरिया इज राइजोबियम बैक्टीरियम। अब देखो, एक तो इनकी विशेषता ये होती है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं विद द प्लांट्स। और कैसे प्लांट? लेग्यूमिनस प्लांट।
लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि दाल वाले जो भी पौधे होते हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। उनकी विशेषता होती है कि उनकी जड़ों के अंदर एक रूट नोड्यूल्स होते हैं। उनकी जड़ों में गांठे टाइप का सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब इस गांठ वाले जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इन्हीं के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरियम पाए जाते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। किसके बीच में? देखो, ये जो राइजोबियम बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया है, और लेग्यूमिनस प्लांट है। अब इनके इन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है? राइजोबियम बैक्टीरियम है। अब देखो, ये राइजोबियम बैक्टीरियम तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी कि प्लांट्स को नाइट्रोजन ऐसी फॉर्म में देते हैं जो कि इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। और इन रिटर्न ये जो रूट्स हैं इनके अंदर इन बैक्टीरिया के लिए खाना होता है। क्या होता है? कार्ब्स होते हैं, शुगर होता है। तो इन कार्ब्स और शुगर को बैक्टीरिया यूज करता है अपने आप को जीवित रखने के लिए, और बदले में इन जड़ों के थ्रू प्लांट्स को एमिनो एसिड प्रोवाइड करेगा, अमोनिया प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ? इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ, एक पार्टनरशिप हुई। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। टू बी प्रिसाइज, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब एग्जैक्टली ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द एंजाइम नाइट्रोजिनेज। तो ये एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? ये राइजोबियम बैक्टीरियम नाइट्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और यह एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और प्लांट जो होते हैं अमोनिया को आराम से यूज कर पाते हैं। सो दिस प्लांट provides the bacteria with carbohydrates and a protective environment. इनको कार्बोहाइड्रेट क्या है? बैक्टीरिया के लिए फूड है, और एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है, हमको प्रोटेक्ट भी करता है। एंड इन रिटर्न बैक्टीरिया सप्लाई द प्लांट विद फिक्स्ड नाइट्रोजन in the form of ammonia or related compounds which are essential for the plant's growth. ये जो अमोनिया होती है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये अमोनिया इज लाइक फूड फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए फूड हो गया। तो इस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे के मदद करी होती है। देन सेकेंड टाइप के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्री लिविंग। ठीक है, ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होती है। ये किसी के साथ में अटैच नहीं होते, कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी नहीं होते। दे आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली। ये अपने आप से बिना किसी की सहायता के नाइट्रोजन फिक्सिंग के प्रोसेस को कर देते हैं। विदाउट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द प्लांट्स, दे लिव फ्रीली इन द सॉइल और वाटर। एग्जाम्पल के तौर पर अजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए, ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ये क्या है? ये आराम से पाए जा रहे हैं मिट्टी के अंदर कहीं पे भी। इनको कोई रूट्स की जरूरत नहीं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। बट ये वाले जो बैक्टीरियाज आपको दिख रहे हैं जो रूट नोड्यूल्स में पाए जा रहे हैं, जो इनकी जड़ों में दिख रहे हैं, प्लांट की जड़ों में जो आपको माइक्रोब दिख रहे हैं, वो कहलाते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये दोनों बैक्टीरिया अपने आप में क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और इनके थ्रू प्लांट्स को यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन मिल जाती है। अब इस सेक्शन में आपने एक नाम पढ़ा होगा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब ये ट्रू सेंस में एल्गी नहीं होते। एल्गी मतलब काई। ये काई नहीं होते, बट एक टाइप के बैक्टीरिया ही होते हैं। लेकिन ये फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जैसे प्लांट्स अपने आप में अपना खुद का खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेसाइज का प्रोसेस कर सकते हैं, उसी प्रकार से साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांट वाला सा काम करते हैं। वो ग्रीन कलर में होते हैं, ब्लू ग्रीन कलर में होते हैं, और वो सनलाइट को यूज करके अपना खुद का खाना बना सकते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स। इसलिए ये
पानी में काफ़ी पाया जाता है, लेक्स में, रिवर्स में पाया जाता है, और कभी कुछ कुछ जगह पे ये रेडिश कलर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, उनके अंदर कौन से माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये माइक्रोब्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सिम्बायोटिक इन नेचर होते हैं और सेकंड फ्री लिविंग माइक्रोब्स होते हैं। देन कम्स द टॉपिक बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर, नाम से पता चल रहा है फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो प्लांट की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। तो यहीं पे यूजुअली तो हमने देखा है कि हम लोग खेतों के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, बट बायो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर्स नाम से पता चल रहा है ये बायोलॉजिकल इन नेचर होते हैं, नेचुरल होते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर फार बेटर इन कंपैरिजन टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब ये कैसे हो पाता है बायो फर्टिलाइजिंग का काम, चलिए समझते हैं। दीज आर ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना, नोस्टॉक। ये एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी के, एनाबिना, nostoc, and mycorrhiza, which is a type of symbiotic fungi that enhance nutrient uptake by plants. ये प्लांट के द्वारा न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। कैसे करते हैं चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू बेटर समझ पाएंगे। एनाबिना नोस्टॉक, अब ये क्या हमने समझे थे, क्या है ये, एक प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, किसके थ्रू, हिट्रोसाइट्स, ये भी समझते हैं। तो न्यूट्रिएंट एनहांस्ड, किस न्यूट्रिएंट को बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन को, विच इज कन्वर्टेड टू अमोनिया, और अमोनिया इजीली प्लांट्स के द्वारा यूज किया जा सकता है। तो बेनिफिट टू प्लांट क्या करते हैं, प्रोवाइड्स बायो अवेलेबल नाइट्रोजन, बायो अवेलेबल नाइट्रोजन यानी कि बायोलॉजिकली नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं रादर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करके। देयरफॉर दे एनहांस प्लांट ग्रोथ, इसलिए प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, स्पेशली इन पैडी फील्ड, स्पेशली पैडी फील्ड यानी कि राइस के फील्ड में। अब चलिए इसको समझते हैं। एनाबीना एंड नोस्टॉक दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये कर कैसे पाते हैं, हिटेरोसाइट्स के थ्रू। हिटेरोसाइट्स अब क्या होते हैं ये समझते हैं। हिटेरोसाइट थिक वॉल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल होते हैं, बहुत ही ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी मोटी होती है, और ये मोटी होने की वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन के इनटेक को कम कर देते हैं। अब ऑक्सीजन का इनटेक कम क्यों करना है, देखो एक चीज़ आपको समझनी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन को कम कर दें। अगर हम ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन को या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को कम कर दें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है या बेटर तरीके से हो पाता है। तो यह काम करता है हिटेरोसाइट्स। देखिए इस फोटो के थ्रू अच्छे से समझते हैं। नॉर्मल प्लांट सेल, और ये है हिटेरोसाइट। हिटेरोसाइट क्या है, ये थिक वॉल्ड, वॉल क्या है इनकी, थिक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, और काम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स जो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस को करते हैं। और कब करते हैं, जब साइनोबैक्टीरिया ऐसी सिचुएशंस को फेस करता है जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा एनवायरनमेंट में कम हो जाती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, जो थिक वॉल होती है इस सेल की, ये जो थिक वॉल होती है सेल की, हिपोसाइट की, वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की एंट्री अगर उसने कम कर दी, उससे क्या हुआ, उससे नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई। देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग को करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत थी, हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम की जरूरत थी। अब ये एंजाइम तभी काम करता है जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो, यानी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए इस एंजाइम को काम करने के लिए। इसका मतलब हमें ऑक्सीजन की एंट्री को ब्लॉक करना है। तो ऑक्सीजन की एंट्री को ब्लॉक करने के लिए ये जो सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल ही क्या होगा, वो डेवलप हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा
और उसकी जो सेल वॉल है वो बहुत थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, जिसके कारण ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाता है। क्योंकि ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पा रहा है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो आराम से हो जाता है। इस वजह से हेट्रोसाइट के थ्रू, तो इस तरीके से हेट्रोसाइट की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस इजीली कंप्लीट हो पाता है। व्हाट आर हेट्रोसाइट्स? Heterocytes are thick-walled nitrogen fixing cells that form. What are heterocytes? Heterocytes are thick-walled nitrogen fixing cells that form when cyanobacteria experience low nitrogen conditions in the environment. जब जब भी एनवायरनमेंट के अंदर लो नाइट्रोजन की कंडीशन होती है, यानी कि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर हमने देखा कि नाइट्रोजन की काफ़ी कमी हो गई है। तो ऐसे केस में ये जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाए, उनकी जो थिक वॉल होती है वो ब्लॉक कर देती है ऑक्सीजन की एंट्री को। ऑक्सीजन की एंट्री की वजह से एक एनएरोबिक एनवायरनमेंट बन जाता है। अनएरोबिक एनवायरनमेंट यानी कि ऑक्सीजन रहित एनवायरनमेंट बन जाता है। और ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करने वाला एंजाइम होता है, जिसे हम नाइट्रोजिनेज बोलते हैं, वो आराम से अपना काम कर सकता है, यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ बैक्टीरिया हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, एनाबीना एंड नॉस्टॉक, की नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को करते हैं। इनके अंदर जो हेट्रोसाइट्स होते हैं वो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। और ये हमने यूजुअली पैडी फील्ड यानी कि राइस के जो पौधे हैं उनके अंदर हमने ये काम होते हुए देखा है। देन सेकेंड टाइप है माइकोरिजा फंजाई। माइकोरिजा नाम मतलब है, माइकोरिजा मतलब ये एक प्रकार का फंजाई है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है विद द प्लांट रूट्स। प्लांट की जड़ों के साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। और कौन से न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स सच एज नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो ये करता क्या बेनिफिट? improves phosphorus and mineral uptake, enhances water absorption and protect against pathogens। ये फॉस्फोरस और मिनरल के अपटेक को बढ़ाता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और प्रोटेक्ट करता है कई बीमारियों के अगेंस्ट। कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। इस बेनिफिट को समझने के लिए इसके वर्किंग को समझते हैं। माइकोरिजा, इनको हम फंगल रूट्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एनहांस करते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक को। बेसिकली माइकोरिजा जो है ये एक प्रकार के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है, धागेदार स्ट्रक्चर बना देता है ये किसी प्लांट के रूट पे अटैच होने के बाद में। और फिर क्या करता है, ये खुद भी बढ़ता जाता है। अब क्योंकि ये जहाँ तक ये स्ट्रक्चर इस माइकोरिजे का बढ़ेगा, वहां तक प्लांट के रूट्स भी बढ़ पाएंगे। तो प्लांट की रूट्स के थ्रू ही हमने देखा है कि प्लांट जो होता है वो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, वाटर के इनटेक को बढ़ाता है। तो इन रूट्स के, इन माइकोरिजिया, तो माइकोरिजा, तो ये माइकोरिजा रूट्स के थ्रू ही, जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वाटर के इनटेक को बढ़ा पाते हैं। सो बेसिकली क्या है, देखो, फंगल हाइपी। हाउ डज माइकोरिजा, हाउ डज माइकोरिजा, जिनको हम फंगल रूट्स भी बोलते हैं, एनहांस न्यूट्रिएंट अपटेक।
माइकोरिज़ा न्यूट्रिएंट के अपटेक को कैसे बढ़ा पाता है? देखो, माइकोरिज़ा मतलब ये एक प्रकार का फंगस होता है और इसका स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक। ये धागे के रूप में होता है। अब ये स्ट्रक्चर प्लांट के रूट्स पे जाके अटैच हो जाता है। ये फंगस प्लांट के रूट्स पे पाए जाते हैं। तो क्या होगा, ये प्लांट के जो रूट्स हैं उनको काफी नीचे तक प्लांट सॉइल के अंदर ये फैला पाते हैं। तो हमें ये पता है कि रूट्स के थ्रू ही प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो भी पानी हम प्लांट में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, वो प्लांट के रूट के थ्रू ही उसके अंदर एब्जॉर्ब हो पाता है। तो अब ये जो माइकोरिज़ा है, जो कि खुद भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी ये भी रूट्स की तरह ही दिखते हैं। तो ये इनके यहाँ इनके रूट्स में पाए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, इनके जो प्लांट के रूट हैं उनकी रीच को बहुत नीचे तक ले जाएंगे, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ गया। भाई पहले तो थोड़े कम एरिया तक रूट्स कवर कर रहे थे, बट माइकोरिज़ा के कारण ये बहुत ज़्यादा एरिया तक में कवर कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे एरिया से न्यूट्रिएंट और वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से माइकोरिज़ा, जिसे कि हम फंगल रूट भी बोलते हैं, वो न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ा देता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ प्लांट के खुद के रूट्स हैं, लेकिन माइकोरिज़ा में यहाँ पे फंगल रूट्स भी हैं। यहाँ पे माइकोरिज़ा भी अवेलेबल है। तो इसने क्या करा, इसके जो रूट्स की जो रीच है, यानी काफ़ी दूरी तक क्या ये रूट्स के एरिया को बढ़ा दिया। इसी तरीके से इस केस में आप देख सकते हैं, ये आप माइकोरिज़ा वाले रूट्स देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हेटेरोसाइट्स के कारण हो पाता है। हेटेरोसाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो काफी थिक वॉल होते हैं। थिक वॉल होने के कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है नाइट्रोजिनेज, उस एंजाइम को काम करने के लिए उसको एक लो ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है, यानी ऑक्सीजन का इंटेक नहीं होना चाहिए। तो ये हेटेरोसाइट बेसिकली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अमोनिया में आसानी से कन्वर्ट हो पाता है। सेकंड, माइकोरिज़ा नामक एक फंजाई होता है जो काफ़ी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इसकी वजह से, और ये जाके अटैच हो जाता है प्लांट के रूट्स में, जिसकी वजह से प्लांट के रूट्स की रीच को भी काफ़ी बढ़ा देता है सॉइल में। और जितनी ज़्यादा एरिया ये रूट्स कवर करेंगी उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ेगा। चलिए फिर से समझते हैं कि कैसे साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को करते हैं इन पैडी फील्ड्स, राइस के फील्ड्स में कैसे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन वाले, डार्क ग्रीन वाले, वो चावल के पौधे हैं। और ये जो आसपास में आप देख रहे हैं ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो हरा हरा पूरे एरिया में कवर करता हुआ देख पा रहे हैं ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी ये प्रकार से क्या है, बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, हेटेरोसाइट की मदद से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नाइट्रोजन ज़्यादा अवेलेबल हो पा रही है, जिसकी वजह से हमें बाहर से केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ज़रूरत कम पड़ रही है। तो राइस का जो कल्टीवेशन है उसको ज़्यादा सस्टेनेबल बना पा रहा है। नेक्स्ट है बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स, अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो टारगेट करते हैं कुछ स्पेसिफिक पेस्ट को, उन्हें टारगेट करते हैं कोई पर्टिकुलर कीड़ों को ही, विदाउट हार्मिंग बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स। यानी जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है, जो लाभदायक जानवर हैं, उनको बिना नुकसान पहुंचाए सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को ही मारते हैं। तो कैसे करते हैं, या तो ये इन्फेक्ट करते हैं, या तो उन उन जानवरों के अंदर या उन कीड़ों के अंदर कोई बीमारी पैदा करते हैं, या उनको कमज़ोर कर देते हैं, या उनको किल कर देते हैं। एंड देयर बाय कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन नेचुरली, और इस प्रकार से उनकी जो पॉपुलेशन है उसको वो नेचुरली कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमें कोई बाहर से फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ा। बायो कंट्रोल एजेंट किस तरीके से काम किया, इन्होंने कीटनाशक की तरह काम करा। एग्जाम्पल के तौर पे बेसिलस तुरंगेसिस। बेसिलस तुरंगेसिस क्या प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो टॉक्सिक होता है टू द लार्वे ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स। लार्वा मतलब एक यंगर वर्जन ऑफ एनी एनिमल,
फिर जानवर का जो छोटा वजन, जो बच्चे वाला वजन होता है, इनिशियल ईयर्स होते हैं या इनिशियल टाइम होता है, उसको हम लार्वा बोलते हैं। तो बैसिलस thuringiensis एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एक ऐसे प्रोटीन को सिक्रेट करता है जो टॉक्सिक होता है, जो नुकसान पहुंचाता है कई कीड़ों के लार्वे को, बच्चों को, particularly moths, butterflies, beetles, flies, corn borers, bollworms and other crop damaging insect। क्रॉप्स को, फसलों को डैमेज करने वाले कीड़ों के बच्चों को ये मार देता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ये क्या हुआ, हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। इसी तरीके से कोई और जो बैक्टीरिया जो हमारी हेल्प करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने में, सॉरी दिस इज नॉट पेट, दिस इज पेस्ट, का एग्जाम्पल है, फंगस का एक एग्जाम्पल है ब्योवीरिया पेसिनिया, वायरस का एग्जाम्पल है न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस, एंड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है नोजीमा लोकस्टी, ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये कैसे कर पाते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोटीन या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को सिक्रेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं जो कि पेस्ट यानी कीड़ों की पॉपुलेशन को रोकने में लाभदायक होते हैं। वो कीड़ों की पॉपुलेशन को मार देते हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट करते हैं। जो भी ऐसे माइक्रोब्स या एनिमल जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये उनकी पॉपुलेशन को या उनको नहीं मारते। आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर बीटी कॉटन नामक कॉटन की एक टाइप के बारे में पढ़ा होगा। तो ये बीटी कॉटन के अंदर बेसिकली क्या है, इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसमें हमने बैसिलस thuringiensis का एक जीन डाल दिया है। तो बैसिलस thuringiensis की बेसिकली प्रॉपर्टी को हमने कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जहाँ जहाँ भी हम ये कॉटन के सीड्स यूज़ करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, वो अपने आप से ऐसी टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा जो कि जो कीड़े हैं, पेस्ट हैं, उनको किल कर सकता है, उनको मार देगा। तो इस तरीके से हमें क्या है, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यूजुअली क्या करते हैं, कीटनाशक को मारने के लिए बाहर से दवाइयाँ, ज़हर छिड़कते हैं प्लांट्स के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली ये हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए भी, और हमारे, क्योंकि ये प्लांट्स फिर हम खुद कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए भी ये एट द एंड खराब साबित होता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ किया, बेसिकली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजफुल फीचर्स को हमने जेनेटिकली क्या करा, हमारे प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे कि यहाँ पे कॉटन की बात हो रही है, तो कॉटन में हमने बैसिलस thuringiensis के जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स फॉर पेस्ट कंट्रोल। ऑब्वियसली ये क्या बेनिफिट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि कोई भी चीज़ नेचुरल है, बायोडिग्रेडेबल है, ऑब्वियसली पॉल्यूशन नहीं करेगा इन कंपैरिजन टू केमिकल पेस्टिसाइड। अब देखिए जो पेस्ट हैं या जो कीड़े हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को भी चेंज करते रहते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं बाहरी एनवायरनमेंट के चेंज होने के कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या होगा कि कुछ सालों के केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ करने के बाद में ये जो पेस्ट हैं ये खुद भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे और अपने अंदर रेजिस्टेंस बिल्डअप कर लेंगे। किसके खिलाफ, केमिकल फर्टिलाइजर्स के खिलाफ। तो क्या होगा, कुछ सालों के बाद में ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो इन पेस्ट के को मार पाने में उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ कर रहे हैं, वो खुद भी, क्योंकि क्या है, बायोलॉजिकल है, लिविंग है, इसलिए क्या होगा, ये भी अपने आप को अडेप्ट करता जाएगा और इन पेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा।
तो भले ही पेस्ट ने तो अपने अंदर रेजिस्टेंस बिल्ड कर दी, शायद अपने अंदर का जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, लेकिन ये जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, ये भी अपने आप पेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते गए। तो इनके अंदर जो एबिलिटी थी पेस्ट को मारने की, वो अभी भी इंटैक्ट रह गई। सो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस थी पेस्ट के अंदर, उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया। समझ में आ रहा है? पेस्ट जो थे वो भी तो लिविंग क्रिएचर्स हैं, और लिविंग क्रिएचर्स के अंदर अपने आप को चेंज करने की, अडाप्ट करने की एबिलिटी होती है। अब इस अपने आप को चेंज करने की, अडाप्ट करने की एबिलिटी के कारण वो रेजिस्टेंस बिल्ड कर लेते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के खिलाफ। लेकिन क्योंकि ये जो माइक्रोब्स हम यूज़ कर रहे हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, ये खुद भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये भी अपने आप को मॉडिफाई करते जाएंगे और अपने आप को ऐसा बना लेंगे कि जो ये रेजिस्टेंट उन्होंने डेवलप करी थी पेस्ट के अंदर, उस रेजिस्टेंस को भी ये ख़त्म कर देंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या हुआ, टारगेट स्पेसिफिक। ये जो माइक्रोब्स होते हैं या बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, ये बहुत टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। यानी ये जो हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, उनको कभी नहीं मारते, सिर्फ हार्मफुल इंसेक्ट्स को ही मारते हैं। जैसे पॉलिनेटर जो हैं, पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, बेसिकली सीड्स को एक प्लांट से दूसरी प्लांट पे ले जाते हैं और रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो प्लांट्स की पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम क्या पॉलिनेटर्स कर रहे हैं, तो हमारे लिए यूज़फुल हुए। तो ये यूज़फुल जो इंसेक्ट हैं उनको कभी नहीं मारते, केवल हार्मफुल इंसेक्ट्स को ही मारते हैं। इसलिए ये हमेशा क्या होते हैं, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं और बैलेंस बना के रखते हैं इकोसिस्टम का, while इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द पेस्ट पॉपुलेशन। पेस्ट की पॉपुलेशन को ये मार देते हैं, जो यूजफुल इंसेक्ट हैं या यूजफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये बचा के रखते हैं। फोर्थ हुआ सस्टेनेबिलिटी। अब माइक्रोबियल एजेंट क्या हुए, क्योंकि ये भी बायोलॉजिकल हैं, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते जाएंगे और एनवायरनमेंट में काफ़ी सालों तक रहेंगे। और जितने टाइम तक ये खुद जिंदा रहेंगे, ये पेस्ट के कंट्रोल भी हमको बचाव करते रहेंगे। तो हमें बार बार इनको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है खेती बाड़ी में। बेसिकली हमने क्या देखा कि हमको हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत होती है। लेकिन बायो कंट्रोल सॉरी लेकिन जो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, ये जो माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, जो बेनिफिशियल एजेंट्स हैं, ये क्या होंगे, ये अपने आप को अपने आप में रिप्रोड्यूस करते जाएंगे। तो इनको हमें बार बार इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्लांट्स के ऊपर, ये अपने आप में ही रिप्रोड्यूस करके एनवायरनमेंट के अंदर कई सालों तक सर्वाइव करते रहेंगे। तो कोई चीज़ जिसको हमें बार बार नहीं यूज़ करनी पड़ रही, बार बार उसे इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर में हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा दिया। सो इस तरीके से हमने माइक्रोब्स के कुछ बेनिफिट्स देखे। तो इस तरीके से हमने देखा माइक्रोब्स की क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सेकंड, दे रिड्यूस रेजिस्टेंस इन द पेस्ट। थर्ड, दे आर टारगेट स्पेसिफिक। एंड फोर्थ, दे आर सस्टेनेबल। अब किसी चीज़ के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या क्या है, चलिए वो समझते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लो एक्शन। कोई भी चीज़ जो बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, वो हमेशा ज़्यादा समय लेती है इन कंपैरिजन टू थिंग्स विच आर केमिकल और आर्टिफिशियल। जैसे कि हमने देखा है कि आयुर्वेदिक दवाइयों को ज़्यादा समय लगता है काम करने में इन कंपैरिजन टू एलोपैथिक मेडिसिन। तो उसी तरीके से, उसी लॉजिक से इनका एक्शन स्लो है, इनको ज़्यादा समय लगता है पेस्ट को मारने में, पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में इन कंपैरिजन टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। सेकेंड है एनवायरमेंटल कंडीशंस। अभी देखो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स की इफेक्टिवनेस को कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में ही ये काम कर पाते हैं। टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा जो भी हुआ तो उसकी वजह से ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। ह्यूमिडिटी, नमी, यूवी लाइट, रोशनी कितनी है, तो ये कई फैक्टर्स हैं जो इसकी इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे
कुछ जो फंजाई होते हैं उनको हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है टू थ्राइव एंड इंसेक्ट पेस्ट, उनको ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, ड्राई एनवायरनमेंट में वो ढंग से वर्क नहीं कर पाते। देन थर्ड है स्टोरेज एंड एप्लीकेशन, ये इसी का कोरोलरी है। यानी कि हमने देखा कि देखो क्योंकि एनवायरनमेंट के कई फैक्टर से ये इफेक्ट होता है, इसलिए हमको उनको स्टोर करने के लिए व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ फंगल बायोपेस्टिसाइड्स जैसे ट्राइकोडर्मा, बियोवेरा, इनको भी 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना पड़ता है इनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इसके कुछ चैलेंजेस को देखा। वो क्या है? स्लो एक्शन, बहुत धीरे काम करते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपरली मीट होनी चाहिए तभी ये इफेक्टिवली काम कर पाते हैं, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड यूवी लाइट का लेवल होना चाहिए। सिमिलरली स्टोरेज के लिए भी हमें प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे माइक्रोब्स एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारी मदद करते हैं। और इसके साथ में हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट पे हम अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।